हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक बहुत शानदार कंपनी है और इनका ये एक माइक्रो कैप है। और इनका जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया बहुत शानदार रिजल्ट आया है। 50% का रेवेन्यू ग्रोथ आया इनका अपने फर्स्ट क्वार्टर में। एंड ये अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, अभी इनकी जनवरी में ही लिस्टिंग हुई है। और अगर जनवरी से आप इनका शेयर प्राइस देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, लेकिन इनमें बहुत पोटेंशियल बाकी है। और असली आपको मजा तो तब आएगा जब आप इनका कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत बढ़िया रहा इनका, मैंने तो काफी एंजॉय किया। और इसका अभी तो ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आज तो हम केवल इनका बिजनेस मॉडल और इनका जो अभी क्वार्टर फर्स्ट में रिजल्ट आया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक सेकंड पार्ट का वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम लोग इनका कॉन्फ्रेंस कॉल और इनका करंट वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वो वहां पर आप लोग और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का नाम सबसे पहले देखते हैं। कंपनी है स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। और स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का लिमिटेड का जो बिजनेस है बहुत सिंपल सा बिजनेस है इनका, अच्छा बिजनेस है इनका। एक्चुअली 2002 में स्टैब्लिश हुई थी ये कंपनी। एंड ये लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं रेफ्रिजरेंट, जो हमारे घरों में जो फ्रिज यूज कर रहे हैं हम, जो जो आपका एसी यूज कर रहे हैं, जो कूलिंग करने वाली जो डिवाइसेज यूज कर रहे हैं, उसमें जो गैसेज यूज होती हैं वो गैसेज ये लोग बनाते हैं। और इसके अलावा ये लोग इंडस्ट्रियल गैसेज भी बनाते हैं। इंडस्ट्रियल गैसेज कैसे हैं, जो स्पेसिफिक यूज में की जाती है। और ये लोग इनका थर्ड बिजनेस सेगमेंट है वाशर पंप्स एंड रेफ्रिजरेंट कैंस ये लोग बनाते हैं। तो मीन्स इनके बिजनेस के तीन सेगमेंट है मोटा मोटा। फर्स्ट है जो ये लोग रेफ्रिजरेंट गैसेज बनाते हैं, सेकंड है इनका इंडस्ट्रियल गैसेज बनाते हैं, और थर्ड है इनका वाशर पंप और रेफ्रिजरेंट कैंस बनाने का बिजनेस। तो सबसे पहले इनका जो पहला सेगमेंट है बिजनेस का रेफ्रिजरेंट गैसेज का, उसके बारे में देखते हैं। तो ये लोग फ्लूइड या लिक्विड गैसेज बनाते हैं जो रेफ्रिजरेशन के लिए यूज होता है। एयर कंडीशनर में, आपके रेफ्रिजरेटर्स में, बड़े बड़े आप शोरूम्स में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पर जो बड़े साइज के जो फ्रीजर्स होते हैं उनको चिलिंग प्रोडक्ट्स वहाँ पर रखने में उनको हेल्प करता है, यूज होता है। तो ये रेफ्रिजरेंट गैसेज ये लोग बनाते हैं। और जो दूसरा प्रोडक्ट है इनका इंडस्ट्रियल गैसेज का, इसमें लोग बनाते हैं ये लोग ब्लेंड ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जिसको HFC कहते हैं, एंड हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स जिसको ये लोग HFO बोलते हैं। तो मतलब कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं प्लस जो हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स हैं, इन गैसेज का ब्लेंड ये लोग बनाते हैं। और ये ब्लेंड कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं, स्पेशली जैसे सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज की जाती हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक जो चिप्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में यूज की जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती है। इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो इंडस्ट्री है, जो फायर कहीं पर आग लगने पर हम जो उसको बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, तो उसको बनाने में इनके गैसेज यूज की जाती हैं। इसके अलावा स्प्रे प्रोडक्ट्स भी जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे आजकल बॉडी डिओड्रेंट है, परफ्यूम्स है, या मॉस्किटो किल करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं आपके, जैसे हिट का प्रोडक्ट आता है और भी कई सारे ब्रांड है जो बनाते हैं। तो ये सारे स्प्रे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने में इनकी गैसेज यूज की जाती हैं। और इनका जो तीसरा सेगमेंट है वाशर पंप और रेफ्रिजरेटर कैंस ये लोग बनाते हैं, जो रिप्लेसमेंट के लिए जनरली यूज किए जाते हैं। जो आपके एसी है, या जो आपका रेफ्रिजरेटर है, या जो आपने फोर व्हीलर में जो आपकी गाड़ियों में जो एसी लगे होते हैं, वो जब उनकी गैसेज को रिफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं आपका रेफ्रिजरेटर कैंस। तो रेफ्रिजरेटर कैंस ये लोग बनाते हैं, वाशर पंप्स उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो भी ये लोग बनाते हैं। तो ये इनके बिजनेस के तीन सेगमेंट हो गए। और अगर आप इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें तो इनके पास करंटली 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और 2 नए प्लांट ये लोग अभी लगा रहे हैं। तो इनको जो करंटली 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनमें से एक प्लांट इनका महाराष्ट्र में पनवेल में है, और इनके महाराष्ट्र में 2 प्लांट हैं। 2 प्लांट महाराष्ट्र में है, एक प्लांट राजस्थान में और एक प्लांट हरियाणा में है। तो 4 इनके एग्जिस्टिंग प्लांट है जिनसे प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली रनिंग है, और 2 प्लांट इनके अपकमिंग है जिसमें से एक आंध्रा में है और एक महाराष्ट्र में है। तो टोटल 6 प्लांट इनके हो जाएंगे अभी कुछ समय के बाद, जब ये दोनों प्लांट जो अभी करंटली एक्सपेंशन में वो उनसे जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो करंटली 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इनका प्रोडक्शन आता है। और इनको ये लोग कुछ नए प्रोडक्ट्स में भी एंट्री कर रहे हैं, जैसे स्पेशलिटी गैसेज बना रहे हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए, क्योंकि ये लोग ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहे हैं जिनका कि ग्लोबली जिनको मान्यता मिली हो, जिनको सारे देश जैसे ग्लोबल जो गवर्नमेंट्स हैं, जो अदर कंट्रीज है, वो सब भी जिनको मान्यता दें, तो ऐसे प्रोडक्ट पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग ग्लोबल वार्मिंग कम करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहे हैं, वैसी गैसेज मैन्युफैक्चर करने के लिए काम कर रहे हैं। और जो जिनका कि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड से अलाइन हो, उनका अलाइनमेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड से डायरेक्शन में हो।
इनका आईपीओ अगर आप देखेंगे तो 23 जनवरी को लिस्टेड हुए थे और इन्होंने 199 करोड़ का आईपीओ लेके आए थे ये लोग। इन्होंने 199 करोड़ का फंड रेज किया था, जिसका स्पेशली ये यूज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल में, एंड इनके जो कैपिटल जो ये लोग कैपेसिटी अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें ये लोग इस पैसे को यूज कर रहे हैं। तो चलिए आइए अब इनके पीपीटी पर चलते हैं, देखते हैं कि इनके पीपीटी में इन्होंने क्या क्या चीजें शो करके रखी हैं। तो सबसे पहले इनकी स्लाइड में चेयरमैन ने अपना विजन दिया है। तो इनका अगर विजन देखेंगे तो मैनेजमेंट ने बोला है, चेयरमैन ने बोला है कि हमारे 4 प्लांट करेंटली रनिंग है और 2 प्लांट हमारे आने वाले हैं। जो 2 नए प्लांट आ रहे हैं वो साउथ इंडिया में आ रहे हैं, और जो इनके करेंटली 4 प्लांट रनिंग है वो महाराष्ट्र में, राजस्थान में और आपका हरियाणा में है। तो नॉर्थ इंडिया प्लस साउथ इंडिया दोनों ही ये कवर करेंगे, और इनका विजन भी है कि आगे चल के पैन इंडिया प्लेयर बनना चाहते हैं और पूरी इंडिया में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करना चाहते हैं। ये लोग सेमीकंडक्टर के लिए जो गैसें यूज होती हैं उनकी कैपेबिलिटी को अपनी बढ़ा रहे हैं और उसमें नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग और अपनी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो आगे आने वाले कमिंग टाइम में जो गैसें यूज की जाएंगी अलग अलग प्रोडक्ट्स में एनवायरमेंटल बेस पे, तो ये इन सारे फैक्टर्स को लोग ध्यान में रखते हुए अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और इनका टारगेट भी है कि अपना जो लिक्विड हीलियम की प्रोसेसिंग कैपेसिटी उसको बढ़ा के लोग 1200 मीट्रिक टन पर एनएम तक लेके जाएंगे। और इन सारे इंप्रूवमेंट्स को करते हुए इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको 3 से 4% तक इनका लेके जाने का टारगेट है। और इनके चेयरमैन ने बोला भी है कि इनका विजन है कि ये अपने पूरे सेगमेंट में मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। आगे इनके कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। तो कंपनी 2002 में स्टैब्लिश हुई थी और स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड बहुत तेज़ी से इमर्ज हो रही है रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल गैसेज के सेक्टर में। और इनको तीन दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है गैसेज की डीबल्किंग, ब्लेंडिंग एंड प्रोसेसिंग का। और जो गैसेज ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं रेफ्रिजरेंट एंड नॉन रेफ्रिजरेंट गैसेज, उनका बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में एप्लीकेशंस है, बहुत सारी जगहों पर वो यूज की जाती हैं। करंटली इनके 4 प्लांट हैं जहां से ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और 2 प्लांट इनके अभी अंडरवे हैं, तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो जो इनके 4 प्लांट अवेलेबल हैं करंटली जहां से इनका प्रोडक्शन स्टार्ट है, पहला प्लांट है इनका खलापुर महाराष्ट्र में, दूसरा गिलोथ राजस्थान में, तीसरा मानेसर में है, और चौथा इनका पनवेल महाराष्ट्र में है। तो इनके 4 करंटली प्लांट हैं। अगर इनका कोर बिजनेस मैट्रिक्स आप देखें तो इनको 30 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 4 में फैसिलिटीज़ इनकी ऐसी जहाँ से प्रोडक्शन चलता है, कंटिन्यू इनका चल रहा है, और 2 इनकी अपकमिंग फैसिलिटीज़ हैं। एंड ये लोग कुछ ऐसे नई गैसेज के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अपना मूवमेंट कर रहे हैं, उनको मूव कर रहे हैं जो कि सेमीकंडक्टर, सोलर सेल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज की जाएंगी। और इनके जो 4 प्लांट अभी करंटली रनिंग है उनका टोटल एरिया 48,000 स्क्वायर मीटर है, और जो इनके 2 नए प्लांट आने वाले हैं अपकमिंग है उनका एरिया 40,000 स्क्वायर मीटर है। एंड अगर आप देखें तो ये 40 से ज़्यादा गैसेज इंक्लूडिंग ब्लेंड्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये लोग 15 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में इनकी गैसेज सर्व की जाती हैं, उनका यूज किया जाता है, और इनके 200 से ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। कंपनी की जर्नी देख लेते हैं। तो 1992 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। 1998 में इन्होंने अपना फर्स्ट प्लांट पनवेल मुंबई में लगाया था, जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की डीबल्किंग एंड बॉटलिंग का प्लांट था। फिर इन्होंने 2002 में अपना एक दूसरा प्लांट लगाया जो कि हरियाणा में लगाया, मानेसर में, और ये प्लांट भी इनका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की डीबल्किंग एंड बॉटलिंग का प्लांट था। और ये प्लांट स्पेशली इन्होंने जो अपने एनसीआर रीजन के कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लगाया था। 2006 में इन्होंने हनीवेल के साथ एक ज्वाइंट एग्रीमेंट किया था, जिसमें ये लोग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, फ्लोरीन्स का एंड रेफ्रिजरेंट स्पेशलिटी गैसेज का। 2009 से इन्होंने इंडियन नेवी को सप्लाई करना शुरू किया। 2010 में इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए इंडियन नेवी के साथ। 2013 में इन्होंने अपना एक प्लांट खलापुर महाराष्ट्र में लगाया, जो कि फ्लेमेबल गैसेज की डीबल्किंग एंड रिफिलिंग का प्लांट था। फिर 2016 में इन्होंने कॉमर्शियली अपने HFO गैसेज को सप्लाई करना शुरू किया, जो इंडियन ऑटोमोबाइल्स के OEMs हैं, मीन्स जो बड़ी बड़ी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको। फिर ऐसे ये लोग ईयर बाय ईयर नई नई गैसेज को इंट्रोड्यूस करते गए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते गए, और फाइनली फिर 2025 में इनकी NSE और BSE के ऊपर लिस्टिंग हो गई। अगर आप इनके सर्विंग मेजर इंडस्ट्रीज को देखें कि जहाँ इनकी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, तो उनमें टेक्सटाइल है, सॉल्वेंट्स है, ऑटोमोबाइल है, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स हैं,
फायर फाइटिंग इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल इंडस्ट्रीज है, स्प्रे फोम वाली जो इंडस्ट्रीज है उनमें इनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में, जो ग्लास की बॉटल्स बनाई जाती है उनमें इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, एरोसॉल इंडस्ट्रीज में, डिफेंस में, एंड जो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। अगर आप इनकी मार्केट पोजीशनिंग देखें तो इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 10% मार्केट शेयर है टोटल जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उस सेगमेंट का। क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड कस्टमर सर्विस में इनका स्ट्रांग रेपुटेशन है। इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, ये लोग टाइमली डिलीवरी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, और इनका क्वालिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। और इनके पास एक स्ट्रांग पैन इंडिया सप्लाई चेन भी है, जिसके जरिए ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को पूरे इंडिया में ईजिली और टाइमली डिलीवर करते हैं। इनका अगर आप स्ट्रैटेजिक लोकेशनल प्रेजेंस देखें तो इनके जो 4 नए प्लांट हैं और जो 2 अपकमिंग प्लांट हैं, तो चारों की लोकेशन पूरे थ्रू आउट द इंडिया है। जैसे कि इनके जो 2 नए अपकमिंग प्लांट हैं आंध्रा में ये लोग लगा रहे हैं, उनमें से एक प्लांट ये लोग आंध्रा में लगा रहे हैं। और करेंटली इनके महाराष्ट्र में 2 प्लांट हैं, एक प्लांट इनका राजस्थान में है और एक प्लांट इनका हरियाणा में है। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा एरिया ये लोग कवर करते हैं। इनका डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। आप देखेंगे कि इनका जो एरिया है, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो अक्रॉस बहुत सारे हाई ग्रोथ सेक्टर्स को सर्व करते हैं। तो बहुत सारे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। तो इनका डिपेंडेंसी किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर या किसी एक मार्केट के ऊपर नहीं है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में यूज किए जाते हैं। ये लोग कंसिस्टेंट वैल्यू डिलीवरी करते हैं, जिसकी वजह से इनका अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बनता है। और ये लोग आफ्टर मार्केट क्लाइंट के साथ भी अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं और काफ़ी सारा ट्रांजैक्शन उनका इनके जरिए भी होता है। अगर आप इनका बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं, इनके प्रोडक्ट कैटेगरी देखते हैं, तो ये लोग 3 प्रोडक्ट कैटेगरी 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पहला प्रोडक्ट है इनका रेफ्रिजरेंट के लिए जो गैसेज बनाते हैं वो, सेकंड है इनका नॉन रेफ्रिजरेंट गैसेज जो बनाते हैं ये, और थर्ड है अदर्स का। तो सबसे पहले इनका रेफ्रिजरेंट वाले सेक्शन में देखते हैं। तो ये रेफ्रिजरेंट वाले सेक्शन में लोग 4 टाइप्स की गैसेज बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, सेकेंड है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के ब्लेंड्स, थर्ड है इनका हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स, एंड फोर्थ है इनके हाइड्रोकार्बन्स। और ये इनके रेफ्रिजरेंट के जो ये चारों गैसेज हैं, ये चारों यूज की जाती हैं आपके जो एसी हम लगाते हैं घरों में, एयर कूलर्स हैं या रेफ्रिजरेटर्स हैं, या जो बल्क स्टेज पर जो आपको बड़े बड़े कॉमर्शियल शॉप्स में जो रेफ्रिजरेंट दिखते हैं जिसमें लोग बल्क स्टेज में प्रोडक्ट रखते हैं सेल करने के लिए। तो ये सारे इनके चारों ही गैसेज इन सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, प्लस कूलिंग के लिए काम आते हैं। इसके अलावा जो हम लोग जो गाड़ियाँ यूज करते हैं, 4 व्हीलर्स यूज करते हैं, उनके कूलिंग के लिए जो भी ये चारों गैसेज यूज होती हैं। एंड जो इनके नॉन रेफ्रिजरेंट वाला सेगमेंट है उसमें ये लोग स्पेशलिटी गैसेज बनाते हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं। जैसे कि ये यूज किए जाते हैं एज ए ब्लोइंग एजेंट PUF एंड पॉलीस्टीरीन इंडस्ट्रीज में, एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हम लगाते हैं अपने घरों में आग लग जाने पर उनको बुझाने के लिए जो इक्विपमेंट बनाते हैं उनमें यूज होते हैं। और इसके अलावा इंसुलेटिंग गैसेज बनाते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस। एंड इसके बाद ये आप देखेंगे कि ट्रीटमेंट गैसेज भी बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोपेलेंट्स भी ये लोग बनाते हैं। एरोसॉल्स मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जो स्प्रे से रिलेटेड होते हैं, जैसे हम लोग घरों में मॉस्किटोज किल करने के लिए हीट यूज करते हैं, डिओड्रेंट यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स इन सारी इंडस्ट्रीज में भी ह्यूजली यूज किए जाते हैं। और ये कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो इनका बिजनेस का तीसरा सेगमेंट है, जिसमें कि ये लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन फील्ड में रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं। आगे इनका मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है लिक्विड हीलियम एंड सेमीकंडक्टर्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड गैसेज के लिए। और इनके प्रोडक्ट लाइन अगर आप देखते हैं तो जैसे हीलियम के लिए यूज करेंगे, ये लोग हीलियम के में यूज कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर गैसेज मैन्युफैक्चर करने में यूज कर रहे हैं, गैसेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सेल एंड हाई प्योरिटी गैसेज में भी इनका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर आप इनका पैन इंडिया प्रेजेंस का जो स्ट्रैटेजी देखें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा ये लोग बना के रखे हैं जिससे कि इनका लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है वो कम आए और इनकी सप्लाई चेन एफिशिएंसी उससे काफ़ी ज़्यादा आती है। जैसे कि इनके जितने प्लांट्स हैं वो ऐसे लोकेशंस में हैं जो कि नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, ये तीनों ही रीजन्स को कवर करता है। इनके पास रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स हैं जो सीमलेस डीबल्किंग, ब्लेंडिंग, फिलिंग एंड स्टोरेज ऑपरेशंस को बिल्कुल सीमलेस बनाता है और इनकी सप्लाई चेन की एजिलिटी को इन्हेंस करता है।
आगे इन्होंने अपना नेशन वाइज फुटप्रिंट और एक्सपेंशन के बारे में बताया कि इनके जो 4 करंटली जो प्लांट है वर्किंग, वो चारों आप देखेंगे तो आप महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान को कवर करता है। प्लस जो इनके 2 नए अपकमिंग प्लांट हैं, वो दोनों नए प्लांट ये लोग आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इनसे ये लोग पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। और ये बता रहे हैं कि आगे ये लोग ईस्ट इंडिया को कवर करने के लिए वहाँ भी अपने प्लांट्स इन फ्यूचर ये लोग इस्टेब्लिश करेंगे। इनके पास इन्होंने आगे सुपीरियर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एडवांटेज के बारे में बताया कि इनके पास एक्सपेंसिव एंड एजाइल कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और इस नेटवर्क की वजह से जो इनका मार्केट पेनिट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, और इसके अलावा इनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये लोग रीइंफोर्स लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिव पोजिशनिंग है। अगली पीपीटी में इन्होंने अपने की फीचर्स और अपनी फैसिलिटीज़ का स्नैपशॉट दिया है कि इनका पहला प्लांट जो है खलापुर में आप देख सकते हैं, एंड दूसरा एक मानेसर में इनका प्लांट है, एक प्लांट इनका गिलोथ राजस्थान में है, चौथा प्लांट इनका पनवेल में है। और जो 2 इनके अपकमिंग प्लांट हैं वो उनमें से एक प्लांट इनका सेमीकंडक्टर एंड स्पेशलिटी गैसेज की डीबल्किंग एंड ब्लेंडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और जो दूसरा प्लांट होगा इनका वो रेफ्रिजरेंट की डीबल्किंग एंड ब्लेंडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। आगे मैनेजमेंट बता रहा है कि इनको सेमीकंडक्टर की और स्पेशलिटी गैसेज में काफ़ी ज़्यादा डिमांड इनको दिखाई दे रही है, जिसके लिए लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के 1200 मीट्रिक टन पर एनम कर रहे हैं। और ये जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इनकी खलापुर में, वहाँ पर ये एक्सपेंशन ही कर रहे हैं। और जो इनका दूसरा प्लांट है वो ये लोग मंबट्टू आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और वहाँ पर अपनी एक कैपेसिटी इनकी है कि ये लोग 7200 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी वहाँ पर लगा रहे हैं। और इनको रेफ्रिजरेंट डीबल्किंग एंड ब्लेंडिंग के सेक्टर में भी काफ़ी स्कोप दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये लोग अपने प्लांट को नया साउथ में एक प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और जो इनका मंबट्टू आंध्र प्रदेश वाला प्लांट है, यहाँ पर ये लोग हीलियम प्लस सेमीकंडक्टर गैसेज की फैसिलिटीज भी लगा रहे हैं, जैसे इनका खलापुर में प्लांट है वैसा ही। अगली स्लाइड में आप इंडस्ट्री ओवरव्यू देख सकते हैं, ग्लोबल फ्लोरोकेमिकल्स का मार्केट कैसे एक्सपैंड होगा इन फ्यूचर, उसके बारे में आप देख सकते हैं। ग्लोबल फ्लोरोकेमिकल्स का मार्केट साइज करेंटली 2025 में लगभग 76 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि बाई 2035 तक अप्रॉक्सीमेटली उम्मीद है कि 204 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। मीन्स अगले 10 सालों में ऑलमोस्ट ये इंडस्ट्री 3 गुना हो जाएगी। और जो ग्लोबल फ्लोरोकेमिकल्स का मार्केट है वो इसमें काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि डिमांड भी इनकी पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली काफ़ी बढ़ रही है, रेफ्रिजरेशंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, फार्मास्यूटिकल्स की एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस की। और अगर आप इंडिया में फ्लोरोकेमिकल मार्केट देखें तो 2022 में 622 मिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री थी, और ये उम्मीद है कि आगे 10.24% के रेट से कंटिन्यूसली ये इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो करेगी। अगर आप इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को देखें तो काफ़ी कुछ फ्लोरोकेमिकल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। फ्लोरोकेमिकल्स की जो नंबर ऑफ वेराइटी है उनके प्रोडक्ट की, उनके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इनका यूज वायर एंड केबल सेगमेंट में, इंसुलेशन में, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में एंड बहुत सारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने में इनका यूज किया जाता है। और अगर आप इनको देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इनके प्रोजेक्ट को काफ़ी पुश मिल रहा है। बाई 2030 गवर्नमेंट का एम है कि ये लोग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे, एंड अपने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मेक इन इंडिया के जो इनका मिशन है उसके तहत ये लोग बनाएंगे। मार्केट अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखते हैं तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैनेजमेंट ने अपने पीपीटी में शो किया है कि जो एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर की इंडस्ट्री है वो उसमें काफ़ी ह्यूज ग्रोथ इंडिया में दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। आप देखेंगे अभी भी लगभग 85% घरों में, अभी भी 90% घरों में अभी भी एसी और रेफ्रिजरेटर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए इंडिया में इनको काफ़ी ग्रोथ दिखाई देती है, और इनका कहना है कि इंडिया में जो ये एसी एंड रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री है वो लगभग 16% की रेट से ग्रो करेगा अगले 10 सालों में। और जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ अगले 10 सालों में लगभग 10% के रेट से CAGR से लोग ग्रो करेंगे। और जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो अगले 10 सालों तक लगभग 13% के रेट से ग्रो करेगा। और जो फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल की इंडस्ट्री है वो लगभग 11.3% के रेट से अगले 10 सालों तक ग्रो करेगा। ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगर आप देखते हैं तो लगभग 7% के रेट से ये ग्रो करेगा। और जो एरोसॉल एंड स्प्रे इंडस्ट्री है उसको देखेंगे तो ये भी लगभग 7% के रेट से अगले 10 सालों तक ग्रो करेगा। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगर आप देखते हैं तो इसमें भी इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। आगे इन्होंने अपने ग्रोथ के बारे में बताया है कि इनका जो एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट है इनका, मीन्स इनके 4 प्लांट करेंटली वर्किंग है और 2 नए प्लांट ये लोग लेके आ रहे हैं। तो ये लोग अपने प्लांट का एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जिसका फ्यूचर में इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अपने प्लांट को ये लोग कई गुना कर रहे हैं, मीन्स अभी तो इनका प्लांट काफ़ी छोटे हैं। जो आगे आने वाले 2 नए प्लांट हैं वो इनकी पिछली कैपेसिटीज लगभग 4-5 गुना बड़े प्लांट हैं।
और इसके बाद इनोवेटिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना रहे हैं। आप देखेंगे तो ये लोग नए नए प्रोडक्ट्स में, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स के लिए जो रिलेटेड गैसें हैं वो बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड गैसेज बनाने में, प्लस सोलर सेल से रिलेटेड गैसें बनाने में, जो ये सब सनसाइन इंडस्ट्रीज है, तो जो इतनी सनसाइन इंडस्ट्रीज है उनके लिए ये लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आगे, तो इनको भी वो इंडस्ट्री ग्रो करेंगे तो एज वेल एज इनका भी ग्रोथ उनके साथ ही होगा। आगे अपने फाइनेंशियल आउटलुक के बारे में बोला इन्होंने कि अगले 3 सालों तक ये लोग 30 to 35% के CAGR से ग्रो करेंगे और जो इनका मार्जिन है वो 3 to 4% का रहेगा। इनके पास कई कम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी हैं, जैसे इनके 40 साल पुराने रिश्ते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। इसके बाद इनका जो सप्लाई चेन है वो पैन इंडिया सप्लाई चेन है इनके पास। प्लस ये लोग इनके जो लोकेशन आप देखेंगे तो ऐसी जगह पे इनके प्लांट लोकेशन है जहाँ से इनको ईजिली डिलीवर कर सकते हैं पूरे इंडिया में, और जो लॉजिस्टिक का कास्ट है वो काफ़ी कम आता है कंपेयर टू इनके पीयर्स। और इसके बाद इनके और भी कई सारे कम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनमें इंडिया, आप देखेंगे इंडिया में मार्केट प्लेयर ही बहुत कम है, तो इन सब का इनको एडवांटेज मिलता है। और आगे इनका मैनेजमेंट कई मार्केट एडाप्टेशन स्ट्रेटेजीज भी बना रहा है ताकि इनका मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स तक इनकी रीच बढ़े। तो आइए अगली स्लाइड में इनका फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ अगर पिछले एक साल में देखें 2024 से लेकर 2025 में, तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ 60% की रेट से बढ़ा है। बहुत अच्छा ग्रोथ किया है इन्होंने रेवेन्यू वाइज। एंड जो इनका इबिट्टा है, इबिट्टा में भी 85% का ग्रोथ आया है पिछले एक साल में। और अगर इनका पैट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगभग 100% की ग्रोथ आई है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। मीन्स इनको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिल रहा है, मीन्स इनका अच्छा खासा जितना ये रेवेन्यू कर रहे हैं उससे ज़्यादा इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो मीन्स इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। इनके जो हाईली जो मार्जिन वाली गैसेज हैं वो ये लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं, और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लोग नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। और अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखें तो जो 11.3% हुआ करता था FY24 में, वो अभी FY25 में बढ़ के 13% हो गया है। और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज देखें तो वो भी जो पिछले साल 6.55% हुआ करता था, बढ़ के इस साल 8.5% हो गया है। ROC और ROE के मैट्रिक्स पर इनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, लेकिन उसके पीछे रीजन ये है कि लोग अभी इसी साल IPO लेके आए हैं जनवरी में। तो जब IPO आता है तो आप देखेंगे कि ROC और ROE डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, लेकिन यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट आगे जो भी क्वार्टर्स आएंगे उसमें आपको ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो क्वार्टर ऑन FY25 में जितना ग्रोथ था उसके कंपैरेटिवली क्वार्टर ऑन FY26 में इनकी 50% की ऑलमोस्ट ग्रोथ आई है, एंड रेवेन्यू वाइज ग्रोथ आई है। और इनका इबिट्टा में देखेंगे तो इबिट्टा में लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से लगभग 13% की ग्रोथ आई है इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो उसमें लगभग 22% की ग्रोथ आई है। इबिट्टा मार्जिन अगर आप देखते हैं तो इबिट्टा मार्जिन थोड़ा घट गया है, जो पहले 17% हुआ करता था वो घट के अभी 13% हो गया है। पैट मार्जिन में भी थोड़ी कमी आई है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 68% का जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप के पास है, और लगभग 32% शेयर पब्लिक के पास हैं। तो दोस्तों ये था इनका पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा PPT और इनका पूरा बिजनेस मॉडल। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फर्दर हम एक अगला और वीडियो बनाएंगे जिसमें इनका मैनेजमेंट का भी कॉन्फ्रेंस कॉल आया था Q1 के रिजल्ट के बाद, तो हम इनका कॉन्फ्रेंस कॉल को डिस्कस करेंगे, प्लस इनका वैल्यूएशन भी देखेंगे। वैसे तो शेयर काफ़ी चल चुका है, लेकिन फिर भी हम इनका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे कि क्या वैल्यूएशन पे अवेलेबल है अभी, और मैनेजमेंट का व्यू देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने क्या बोला है। थैंक यू।